अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 9th क्लास के बच्चों के लिए साइंस के फिज़िक्स पोर्शन में हमने एक टॉपिक इससे पहले न्यूमेरिकल्स पे एक लेक्चर दिया था। तो न्यूमेरिकल्स पे ही मैंने सोचा कि एक और क्लास यहाँ पर आज हम दें। हमने शायद काइनेटिक एनर्जी पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे एक दो, तो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ भी थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। और एक्सरसाइजेस में से मैंने एक प्रॉब्लम चूज़ की, एक बहुत ही अच्छी जो मुझे लगी प्रॉब्लम, वो मैंने चूज़ की। पेज नंबर 58 का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो प्रॉब्लम लिखी हुई है बुक पे भी या बोर्ड पे भी मैंने लिखी है। इस पे आने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच जो आपका होना चाहिए वो सेम होना चाहिए जो मैंने आपको बताया कि आपको फार्मूले दिमाग में होने चाहिए जो भी हमने पढ़े हैं वर्क के। हमें पहले से ही फोर्स के फार्मूले पता हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले हमने आपको बताए, वो आपके जहन में होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि एसआई यूनिट्स पे ख़ास ध्यान दो। और उसके बाद जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने लगो तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले देखो हमें कौन सी चीज़ दी हुई है, तो उसके बाद देखो हमें कौन सी चीज़ निकालनी है, उन टर्म्स को देखो। उसके बाद आपको आपके जहन में आएगा कि मुझे कौन सी एक्सप्रेशन यहाँ पर, कौन सी फार्मूला जो है यूज़ करनी है। वैसी एक प्रॉब्लम यहाँ पर है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये प्रॉब्लम, an object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy? एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से लेके जा रहा है सर्टन हाइट पे, 5 मीटर की हाइट पे, मैस इसका 40 kg है। तो उसके बाद आपको क्या देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी सिंपल है, आपको फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम का और एक पोर्शन है, इफ इट इज़ अलाउड टू फॉल फ्रीली, अगर इस ऑब्जेक्ट को उसके बाद फ्रीली नीचे छोड़ दिया जाएगा। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ हाफ वे डाउन, जब ये हाफ तक पहुंचेगा, यानी कि 5 मीटर का हाफ तक जब ये पहुंचेगा उस टाइम बताओ आप इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फिर काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए। तो ज़रा आप बोर्ड की तरफ देखो कि कैसे हम इस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं देखूंगा कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है मैस m इज इक्वल टू, मैस दिया हुआ है 40 kg। इसके अलावा मुझे दिया हुआ है हाइट h इज इक्वल टू 5 मीटर। मैस भी दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी है, यानी कि ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एम भी मुझे पता है, एच भी पता है, और जी जो है मैंने आपको बताया था, जी जो है इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वैल्यू है 9.8। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूँगा जी इज इक्वल टू, यहाँ पर आप मेरी बात की तरफ ध्यान रखो, मैं 9.8 को अप्रॉक्सीमेटली 10 लूँगा। इससे मुझे जो है प्रॉब्लम वो सिंपलीफाई करने में आसानी होगी। 9.8 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10। मैं ऐसे लिखूँगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी अब बहुत इजी होनी चाहिए आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना कैसे। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, एम के बदले में 40, जी के बदले में 10, एच के बदले में 5। 40 इंटू 10 400 इंटू 5, 5 4 ज़र 20 और 2 ज़ीरो इतने जूल्स, 2000 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी जब मैं इसको ग्राउंड की लेवल से 5 मीटर की हाइट पे लेके जाता हूँ 40 kg ऑब्जेक्ट को। अब इसका सेकंड पार्ट, यहाँ तक मैंने इसको सॉल्व किया, कैलकुलेट इस पोटेंशियल एनर्जी मैंने कैलकुलेट की पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहता है कि जब ये हाफ वे डाउन होगा वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। प्रॉब्लम पे आने से पहले मुझे जहन में होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। 1/2 पता है मुझे क्या है, एम मैथ भी पता है, लेकिन वी फाइनल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हाफ वे डाउन यानी कि 5 के हाफ 2.5 मीटर्स पे जो वेलोसिटी होगी वो मुझे पता नहीं है। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। तो मैं देखूंगा यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट हाइट पे होता है तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई।
तो डिस्टेंस मुझे पता है 5 मीटर की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को कवर करनी है, फाइनल वेलोसिटी मुझे चाहिए। उधर भी मैं सोचूंगा कि कौन सी इक्वेशन मुझे लगेगी। जहन में आप सोच लो, जब तक मैं बोर्ड को रब करूँगा आप तब तक सोच लो कौन सी यहाँ पर इक्वेशन लगेगी जब मुझे u का वैल्यू पता है, v निकालना है और s मुझे दिया हुआ है। तो सोचो कौन सी इक्वेशन में v, u और s का जिक्र होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर मैं एक्सलेरेशन को भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये फ्री फॉल में है, बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो एक्सलेरेशन में ले सकता हूँ यहाँ पर। यानी कि अब आपके पास है u, v और a। आप सोच लो कौन सी इक्वेशन का जिक्र यहाँ पर आएगा। तो अब आपने, आई होप आपके जहन में आई होगी कौन सी इक्वेशन यहाँ पर यूज़ होगी। तो मैं यहाँ पर फिर से इसको काइनेटिक एनर्जी पे आने की कोशिश करूँगा, आप देख लो। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट हाइट, जब ऑब्जेक्ट को मैंने 5 मीटर की हाइट पर लेके गया मैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर मैं अब जहाँ से बॉडी को ले रहा हूँ और यहाँ पर रख रहा हूँ, अब इसको मैंने रेस्ट में लाया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 इस पॉइंट पे। जब ऑब्जेक्ट हाइट पे होगा इनिशियल वेलोसिटी अब यहाँ पर 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वह जब मैं इसको छोड़ देता हूँ इसमें एक्सेलरेशन आएगी। मैं ऐसे लिखूँगा, इन फ्री फॉल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगी। इसकी एक्सेलरेशन के बदले में मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इस्तेमाल करूँगा फ्री फॉल के लिए। इन फ्री फॉल ए इज इक्वल टू जी, वो भी मुझे पता है। तो मुझे निकालना है, ऐसे ही मैं लिखूँगा अब, और हाफ वे डाउन s इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि जब मैं हाफ पे डाउन पे आऊँगा, 5 मीटर टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस का हाफ हो गया 5/2। अब मेरे पास है u a s, मुझे चाहिए v इज इक्वल टू व्हाट, v मुझे चाहिए। फिर से जहन में रखो, ये v क्यों मैं निकाल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी के इस v को निकालने के लिए। ये v काटने खातर शुस ये v, ये इक्वेशन में यसन काटूँ जिस इक्वेशन में u a s और v का जिक्र होगा। अगर आपने याद रखा होगा, एक इक्वेशन है हमारे पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको मैं यूज़ करूँगा। v स्क्वायर ये मुझे पता नहीं है, माइनस u स्क्वायर 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बदले में एक्सेलरेशन के बदले में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो उसके वैल्यू जी का वैल्यू है 10, और s के बदले में 5/2, 2 और 2 कैंसिल, v स्क्वायर 0 से कुछ नहीं होगा, 0 स्क्वायर मतलब 0 ही, इज इक्वल टू 5 10 50। इसमें से मुझे निकलेगा v इज इक्वल टू, स्क्वायर को यहाँ लेके आऊँगा, स्क्वायर रूट 50। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50, मुझे अभी v का वैल्यू निकला स्क्वायर रूट 50। अब मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूँ आराम के साथ ये फार्मूला इस्तेमाल करके। तो आप देखो मैं कैसे अब इसको इस्तेमाल करूँगा। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, 1/2 ऑफ m के बदले में 40, v स्क्वायर के बदले में स्क्वायर रूट 50 का स्क्वायर। गौर से देखो आप इधर, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या रहेगा, ये इसको भी काट लो, 2 20 ज़ार 20 इंटू 50, 20 इंटू 50, 5 2 ज़ार 10,000 जूल्स।
यानी कि जब हाफ वे बॉडी होगी, जब ये बॉडी हाफ डिस्टेंस कवर करेगी, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1000 जूल्स। इसी तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 2000 जूल्स थी, यहाँ हाफ वे पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल्स होगी और काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल्स, टोटल फिर से 2000 जूल्स बनेंगे। हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये प्रॉब्लम मुझे क्यों अच्छी लगी, क्योंकि इसमें से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देख सकते हो। यम साथ में बॉडी हाइट पे जब मैंने बॉडी को हाइट पे लिया था, 2000 जूल्स की एनर्जी इसमें आई थी। हाफ वे डाउन पोटेंशियल एनर्जी इसने 1000 जूल्स गंवा दिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के 1000 जूल्स इसने गेन किए। यानी कि 1000 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वायर कन्वर्टेड इनटू 1000 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के 1000 जूल्स काइनेटिक एनर्जी के 1000 जूल्स में चेंज हो गए। यानी कि हाफ वे डाउन पे पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल्स होगा और काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल्स होगा, टोटल फिर से 2000 जूल्स आएंगी। जब ये बॉडी ग्राउंड पे पहुंचेगी, तो ग्राउंड को टच करते टाइम इसमें काइनेटिक एनर्जी 2000 जूल्स होंगे, जबकि पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि ग्राउंड को टच करते टाइम हाइट इसमें 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल 0 बनेगी और काइनेटिक एनर्जी इसमें 2000 जूल्स होंगे। टोटल हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी इसमें जो है वो कंजर्व्ड रही। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी तम सात हाइट पे 2000 जूल्स, ये वो 1000 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी, मगर तम बदल आई यप 1000 जूल्स काइनेटिक एनर्जी। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फिर से 2000 जूल्स बनेंगे, 1000 प्लस 1000 यहाँ पर, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 2000 जूल्स होंगे और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, फिर से 2000 जूल्स। टोटल प्रोसेस में हमने देखा कि एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो मेरे जहन में आ रही थी कि इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और इसमें कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उनका आंसर आपको खुद आएगा। यहाँ पर इस डायग्राम को आप फिर से देखो, मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इससे। 2000 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी इसमें थे जब बॉडी हाइट पे थी, काइनेटिक एनर्जी तब 0 थी, टोटल 2000 2000 प्लस 0 2000। हाफ वे डाउन यम साथ नस्बत पे 1000 जूल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड 1000 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल फिर से 2000। और जब बॉडी ग्राउंड पे पहुंचेगी, पोटेंशियल एनर्जी तब 0 बनेगी, काइनेटिक एनर्जी 2000 जूल्स होगी, टोटल फिर से 2000। यानी कि यहाँ पर भी 2000, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी कि ना हमने एनर्जी क्रिएट कर सके ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सके, यानी कि एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड इन द टोटल प्रोसेस। टोटल प्रोसेस में एनर्जी जो है कंजर्व्ड रही। तो स्टूडेंट्स, एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम की तरफ मुझे नज़र पड़ गई। यहाँ पर क्वेश्चन 5 है इसी पेज पे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी की कम होती जा रही है, कब? जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इन साथ बॉडी हर पे बोनकुनस वासन, जैसे हमने भी एक बॉडी देखी ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। डज दिस वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इसका मतलब है कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर फेल होता है क्या, क्योंकि बॉडी की एनर्जी कम होती जा रही है? नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसलिए फेल नहीं होता है क्योंकि अगर एक साइड से पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, दूसरी साइड से उतनी ही उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है। क्योंकि जब एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, हमने ये भी देखा, बॉडी टॉप पे थी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, जितना जितना ही नीचे आती है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसमें बढ़ती जा रही है। सो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो इसमें लिखेंगे हम नो, it does not violate law of conservation of energy because with decrease in potential energy kinetic energy increases, total mechanical energy remains conserved। total mechanical energy जो इसमें है वो conserved रहेगी। हम लिखेंगे भी, मैं आपके लिए यहाँ पर लिखूँगा भी। यहाँ पर मैंने लिखा नो इट डज़ नॉट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसका लॉ वायलेट नहीं होता है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होती है। बिकॉज विद डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, दूसरी साइड से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, हेंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कांस्टेंट। सो इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एक प्रॉब्लम देखते हैं कंसेप्चुअल ही। सॉरी गाइज, ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन 6 था ये, हाँ। तो क्वेश्चन 5 भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, कंसेप्चुअल ही है ये भी। ए mass of 10 kg is on a table। एक टेबल पे mass of 10 kg एक बॉडी है। it is moved to point B from A। तो पॉइंट ए पे है ये बॉडी, सपोज यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर रखा है पॉइंट ए से इसको हम पॉइंट बी तक लेके गए इसी टेबल पे। अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के दरमियान एक लाइन हम अगर ज्वाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टली इसको हम लेके जाते हैं।
line joining A and B is horizontal. What is the work done on the object by gravitational force? बहुत ही उम्दा सवाल है, कंसेप्चुअल। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचेगा, ज़मीन की तरफ। ये आपको जहन में रखना है। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन जो है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। हालांकि बॉडी जो मूव कर रही है अभी, ये ए टू बी एंड दैट इज हॉरिजॉन्टली, यानी कि एक कंपोनेंट है इसका, फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दूसरी तरफ है, हॉरिजॉन्टली। डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली है, फोर्स वर्टिकली है। इन दो चीज़ों के दरमियान जो एंगल है वो 90 का बनेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आपको डिफिनीशन याद होगी, जब हमने वर्क पढ़ा था, मैंने आपको बताया था इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स मूव्स ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने यहाँ पर टर्म यूज़ की थी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। यहाँ पर अपोजिट है, फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट दूसरी साइड है। फोर्स वर्टिकली है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली है। तो एक हायर कंसेप्ट है थोड़ा बहुत, जो आप 11th और 12th में पढ़ोगे। यहाँ पर हम कहेंगे कि वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होंगे, उस टाइम हम कहते हैं वर्क डन ज़ीरो है। क्यों है ज़ीरो, ये आप थोड़ा सा आगे क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे इसका कैलकुलेशन ज़ीरो आता है। हालांकि ये कंसेप्ट आप याद रखोगे, जब भी वर्क होगी फिज़िक्स में, जब भी हम वर्क कहेंगे, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तभी हमने डिफिनीशन में लिखा था, इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स मूव्स ए बॉडी थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये थो तो याद, फोर्स डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स बोन कुल नमन, हालांकि ऑब्जेक्ट पकन दुश्मन पे खोड़ को, यानी कि हॉरिजॉन्टली। आप याद रखोगे कि यहाँ पर जो होगी वर्क डन ज़ीरो, वर्क इज़ ज़ीरो इसने लिखा है। अपने आंसर को एक्सप्लेन करो, आप अपनी रफ पे नोट करके रखो। द वर्क डन विल बी ज़ीरो because direction of force and direction of displacement of the object, they are perpendicular to each other। यहाँ पर मैंने दिखाया, so work done will be zero। ये भी एक conceptual problem, एक अच्छी प्रॉब्लम मुझे लगी। इसके अलावा भी इसमें कुछ conceptual problems हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ज़बानी आपको बताऊंगा, इसमें और एक conceptual problem की तरफ मेरी नज़र पड़ गई। क्वेश्चन नंबर 8 इसी पेज पे है। Does transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where does the energy go? एक बहुत बड़ी रॉक है, चट्टान है, उस पर आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, तो वारिया बाजु कान दाक दिवन, सो कन छन ओर योर पकन क्या मीन्स ये सात सा पच हमने पहले ही बताया, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, वर्क डन भी ज़ीरो। हालांकि मैं एनर्जी खर्च कर रहा हूँ, बहुत थकन तो ये सात बस बड़िस कान पलस दक दिवन, मैं थक भी रहा हूँ इसको धक्का मारते हुए, लेकिन एनर्जी मैं स्पेंड कर रहा हूँ, लेकिन वर्क डन ज़ीरो है। वर्क डन ज़ीरो होगी तो ठीक है, लेकिन एनर्जी कहाँ गई? देखो, जो सॉलिड्स होते हैं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, जो सॉलिड्स होते हैं, इनकी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ख़तरनाक अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ ज्वाइन किए हुए होते हैं, और इनकी शेप जो होती है, इनमें रिजिडिटी होती है। तो जब मैं इस पत्थर पे धक्का मारता हूँ तो इसमें थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आती है। डिफॉर्मेशन मतलब कि अत में थोड़ा सा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो वो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होने से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि मैंने पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन में भी आपको बताया था, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन, हाइट, शेप और कॉन्फ़िगरेशन का भी हमने उधर यूज़ किया था टर्म। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द एनर्जी वी स्पेंड दैट इज़ स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट एज पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज आवर एनर्जी डिफॉर्म्स द बॉडी। हमारी एनर्जी जो है वो थोड़ा सा बॉडी को डिफॉर्म करती है। डिफॉर्म मतलब कि इसमें थोड़ा सा बेंड आ जाता है। हालांकि वो डिफॉर्मेशन हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। ये आप याद रखोगे, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। इसके अलावा भी इसमें एक और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, आप देखो प्रॉब्लम नंबर 13। ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ hay over his head for 30 minutes and gets tired. हैज़ ही डन वर्क? जस्टिफाई योर आंसर। मैंने आपको ऐसी एग्जाम्पल पहले भी दी हुई है, ये मैं आपके लिए होमवर्क रख लेता हूँ। आई होप आप इसको कर पाओगे।
एक आदमी ने अपने ऊपर सर के ऊपर बोझ रखा है, लेकिन वो कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता है, वो काम कर रहा है या नहीं। हालांकि अगर वो थक रहा है, उसमें थकान आ रही है, तो ये प्रॉब्लम्स मैंने कोशिश की आपको दिखाने की, आपके साथ डिस्कस करने की, कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। आई होप आपको ये समझ आई होंगी। तो इसमें और भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारी भी प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन क्लास है, सारा कुछ यहाँ पर नहीं कर सकते। आई होप आप इनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताए हैं रूल्स की कैसे सॉल्व करने हैं, फार्मूले याद रख के बाकी चीज़ें करके, तो ऐसा यूनिट्स का इस्तेमाल करके। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है या आपको कोई दुश्वारी आती है सॉल्व करने में, तो हमें बताओ, कमेंट्स में बताओ, या हमारे साथ राबिता करके आप मैसेज कर सकते हो, चाहे फेसबुक पे या और किसी तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।